जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। मजबूरी, डर या फिर कहें कि परिवार की जान को खतरा, हालात जो भी रहें, लेकिन कोई शख्स 100 से ज्यादा लाशों को जंगल में दफनाता है। 19 सालों तक एक एक कर लाशों को ठिकाने लगाता रहता है और ना ही पुलिस को इसकी खबर लगती है और ना ही कानून के लंबे हाथ उस शख्स तक पहुंच पाते हैं। देखिए जुर्म की अंधेरी दुनिया और कर्नाटक के धर्म के ठेकेदारों की ये क्राइम स्टोरी। तारीख 11 जुलाई 2025, जगह धर्मस्थला कर्नाटक। घटना कोर्ट में अपराधी की एंट्री। कर्नाटक के बेलथनगाड़ी कोर्ट में हर दिन की तरह लोग दलीलों और अपने केसों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक कोर्ट परिसर थम सा जाता है। सब जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी आंखों ने आज तक नहीं देखा था। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। फिर अचानक पुलिस वैन से एक शख्स उतरता है, पूरी तरह काले कपड़ों से ढका हुआ। उसकी आंखें भी बमुश्किल ही दिख रही थी। सवाल उठे कि आखिर ये शख्स कौन है। वो कोर्ट रूम में दाखिल हुआ और उसने कोर्ट में जो बयान दिया, उसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। उसने कोर्ट में दावा किया कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशें ठिकाने लगाई हैं। उसने उन्हें और उनसे जुड़े हर सबूत मिटा दिए हैं। इन लाशों में महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि धर्मस्थला मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी था। उसने बताया कि उसने जंगल में ले जाकर कई लाशों को दफनाया और साथ ही कई लाशों को उसने आग के हवाले कर दिया। सफाई कर्मी ने कबूलनामे में यह भी कहा कि दफन होने वाली लड़कियां वो थीं जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था। वो शख्स यहीं नहीं रुका, उसके साथ आए वकीलों में से एक के कंधे पर एक काला बैग था। कोर्ट में मौजूद लोगों को लगा कि इसमें शायद दस्तावेज होगा, लेकिन जब वो काला बैग खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में एक महिला के कंकाल थे। शख्स ने कहा कि सालों पहले इस महिला के शव को उसने दफनाया था, लेकिन आत्मग्लानि के चलते वो चैन से जी नहीं पा रहा था, इसलिए वो ये खुलासा कर रहा है। 100 से ज्यादा शव दफन। यह शख्स दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मंदिर में सफाई कर्मचारी था, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 3 जुलाई को शख्स ने वकीलों के जरिए एक बयान जारी कर दावा किया था कि मंदिर के अधिकारियों के दबाव में उसने सैकड़ों शवों को दफनाया है। सफाई कर्मी के बयान के बाद कर्नाटक में हलचल बढ़ गई, लेकिन स्थानीय पुलिस को तो जैसे सांप सा सूंघ गया। खुलासों से हैरान पुलिस अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है। पुलिस समझ नहीं पा रही या समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि पिछले 30 सालों से लगातार लड़कियां गायब हो रही हैं। पुलिस ना उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और ना ही वो कभी वापस लौट कर आती है। पुलिस की भूमिका पर उठते सवालों के बीच धर्मस्थल मंदिर के पास नेत्रवती मंदिर के किनारे और इससे लगे जंगलों का रहस्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इन जंगलों में लाशों को चोरी छिपे दफनाने की चर्चाएं पहले भी दबी जुबान में होती रहती थी,
गायब होती बच्चियां, उठते सवाल। साल 2012 में एक 17 वर्षीय एमबीबीएस छात्रा की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी। मृतका के परिवार वालों ने आरोपी का खुलकर नाम लिया, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया। साल 2003 मणिपाल कॉलेज की छात्रा अनन्या अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली अनन्या की मां खुद सीबीआई में काम करती थी। वे कोलकाता से धर्मस्थल पहुंची, लेकिन पुलिस ने यह कहकर एफआईआर दर्ज नहीं की कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। उन्होंने मंदिर के धर्माधिकारी से मदद मांगी, लेकिन अगले ही दिन 3 लोगों ने उनके हाथ पैर बांधकर एक घर में बंद कर दिया। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा कि वो यहां से जल्द ही चली जाएंगी। ऐसी कई घटनाओं की चर्चाएं इस इलाके में होती रहती हैं, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और स्थानीय दबंगों के डर के चलते आज तक इनकी सच्चाई सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मंदिर के आसपास जंगल में कितने मानव कंकाल मिलेंगे? क्या एसआईटी इन लाशों को खोज पाएगी? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या उनके परिवारों को उनके अवशेष सौंपे जाएंगे? बहरहाल सफाई कर्मी के खुलासे के बाद थोड़ी उम्मीद तो बनी कि अब सच्चाई से पर्दा उठेगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी मामले की फॉरेंसिक जांच, गवाहों की सुरक्षा, पुरानी गुमशुदगी रिपोर्ट और डीएनए मिलान जैसे काम करेगी। इस खुलासे ने कर्नाटक की नींव हिला दी है और सरकार के साथ प्रशासन की नींव भी। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या अपडेट निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक बच्चा हर बार की तरह उससे मिलता है, वो चॉकलेट देता है, उसे अपने साथ ले जाता है। बच्चा खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है, लेकिन अगले ही दिन उसकी सड़क के किनारे लाश मिलती है। क्या है ये कहानी, खुद जानिए। गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। रविवार दोपहर को एक राहगीर ने सड़क किनारे 7 साल के मासूम आशीष का शव देखा। बच्चे के शरीर पर चाकू और कैंची से गोदे गए करीब 1 दर्जन निशान मिले, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही बिलासपुर थाना की टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आशीष का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या की गई है। शव के पास मिले एक चाकू को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। परिजनों के अनुसार आशीष की मां ड्यूटी पर थी और पिता रात की शिफ्ट में काम करते हैं। शनिवार को आशीष घर पर नहीं मिला, जिसके बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। परिवार ने पड़ोस के 16 वर्षीय किशोर रमेश उर्फ गोलू पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने गोलू को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि आशीष ने उसे मोबाइल चोरी करते देख लिया था, जिसके चलते उसने बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि करीब 1 महीने से वो बच्चे की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। रविवार को आरोपी ने बच्चे को चॉकलेट का झांसा दिया, अपने साथ घर के बाहर से करीब 2 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गया और चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शव को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि मामले की गहन तफ्तीश की जा रही है ताकि असल सच्चाई सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब गुना में बात करेंगे शाजापुर जिले की, जहां काला पीपल में एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया। पुलिस को सोमवार के दिन पानखेड़ी के टपरा मोहल्ले में एक महिला का निर्वस्त्र शव मिला। ये शव पुखराज राजपूत के मकान में पाया गया। मृतका की पहचान अनीता सेन के रूप में हुई, जो कि असम के कामाख्या नगर की रहने वाली थी। मृतका के गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान है। पुलिस का कहना है कि शव ज्यादा पुराना नहीं है। सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और फिलहाल केस दर्ज कर मकान मालिक पुखराज राजपूत की तलाश की जा रही है। पुखराज की गिरफ्तारी के बाद ही ये केस क्लियर हो पाएगा। ये एक महिला है, ये लोकेन सिंह राजपूत का जो मकान है, इसमें इनकी डेड बॉडी पाई गई है। गले पे धारदार हथियार से चोट पाई गई है। महिला जो है वो बाहरी लग रही है और उनके पास से एक पैन कार्ड जो मिला है वो अनीता सेन के नाम से कामाख्या नगर आसाम की का है वो।
तो वहाँ से भी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं कि उनकी बॉडी है ये। भाटापारा ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम मोपका में दीवार खड़ी करने को लेकर जमीन विवाद में निषाद परिवार के 2 भाइयों और उन्हीं के परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। इस झगड़े में छोटे भाई मनहरन निषाद और उसकी पत्नी ने बड़े भाई मनाराम निषाद को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे बड़े भाई मनाराम निषाद को गंभीर चोट आई। 2 दिन तक रायपुर डीकेएस अस्पताल में इलाज चला, लेकिन मनाराम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और छोटे भाई मनहरन और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जो है मृतक के जो परिजन हैं उनके रिपोर्ट पर आरोपी मनहरन निषाद और सुरजौतीन निषाद के विरुद्ध में हत्या का अपराध थाना भाटापारा ग्रामीण में दर्ज किया गया है और इस मामले में जो है दोनों आरोपियों की जो है गिरफ्तारी कर ली गई है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जो है न्यायालय पेश किया जा रहा है। वर्तमान में यह मामला थाना भाटापारा ग्रामीण के अंतर्गत विवेचनाधीन है। इंदौर की लसूरिया थाना पुलिस ने एक युवती से 7 साल से जबरन शारीरिक संबंध बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो कॉल सेंटर में काम करती है। सन 2018 में उसकी सुल्तान नामक एक युवक से पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाए और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। 2019 में परेशान होकर युवती पंजाब चली गई, लेकिन वहां भी आरोपी संपर्क करने लगा। मार्च 2025 में जब वो वापस इंदौर आई और नौकरी करने लगी तो सुल्तान ने उसे फिर से उसका पीछा किया। पीड़िता का आरोप है 6 जून को सुल्तान ने बातचीत के बहाने होटल में बुलाया, शारीरिक शोषण किया। आरोपी बार बार पीड़िता से निकाह करने और उसे मुस्लिम धर्म अपनाने का उस पर दबाव बना रहा था। फिलहाल लसूरिया थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार एफआईआर लेके गई। इसमें विभिन्न जो धाराएं हैं, इसमें धारा मतलब 64 बीएनएस, इसके अलावा धारा 3/5 जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 351 बीएनएस, इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध किया है और जो इसमें नामजद आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें आगे भी पूछताछ करी कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ गुनाह में इतना ही। कल फिर लौटेंगे क्राइम की कुछ और स्टोरीज के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।